नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का सतना का दौरा है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, कई परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे सीएम मोहन यादव। जिले के विकास को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। नागरिकों की सुविधाओं में सुधार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का सतना का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इस दौरान बता दें कि कई विकास परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव का सतना का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। जिले के विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नागरिकों की सुविधाओं में सुधार होगा। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का सतना का दौरा है। दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम मोहन यादव, लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही जिले के विकास को इससे गति मिलती हुई नजर आएगी और नागरिकों की सुविधाओं में सुधार होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिलाओं, युवा और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। सरकार ने महिला और युवाओं के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं किसानों के हित में भी कई निर्णय लिए गए हैं। योजना से किसानों में काफी हर्ष है, लाभ मिल रहा है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जबलपुर में जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था पूरे प्रदेश का, उसमें वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी जुड़े और उन्होंने संबोधित किया। 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की बड़वानी, अलीराजपुर, जबलपुर में विशेष आयोजन हुए। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इसके आयोजन हुए और काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने इस कार्यक्रम को में हिस्सा लिया और इसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिला है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। पन्ना को तो अभी भी हीरे के लिए जाना जाता था, परंतु जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता होगी और पन्ना डायमंड के नाम से इसे बेचा जा सकेगा। युवाओं और कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। लाडली बहना योजना 12 नवंबर 2025 को सिवनी में 1500 रुपये, 250 रुपये अलग से जोड़ के 1500 रुपये अब हर महीने लाडली बहनाओं को ये राशि अंतरित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 23 में इस योजना की शुरुआत हुई, तब से अक्टूबर 25 तक बहनों को 44,900 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जा सका है। इससे आर्थिक रूप से बहनें सशक्त हुई हैं, ज़्यादा अधिक सक्षम हुई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से ये निर्देश दिया है कि इस राशि के अंतरण के साथ साथ उनको लंबे समय तक कैसे हम सक्षम बना सकते हैं, उनको रोजगार कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी भी योजना संबंधित विभाग बनाए, जिससे कि उनको अपने पैरों पर लंबे समय तक खड़ा किया जा सके। कैबिनेट के जो एजेंडे प्रमुख रूप से थे, उसमें सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की जो योजना 24 जनवरी 25 को लागू हुई, प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, जिससे कि जितने भी टेम्परेरी कनेक्शनधारी हैं लगभग 3 लाख हैं और जो परमानेंट कनेक्शनधारी हैं वो करीब 20 लाख से ऊपर हैं। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है, उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफर करेंगे
और केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग करेंगे कि आप उस सीमा को बढ़ाते जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे टेम्परेरी कनेक्शनधारी और फिर परमानेंट कनेक्शनधारी को हम सोलर से ये जो इलेक्ट्रिक पंप से सोलर में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि लाइन लॉस और सब्सिडी के जो बोझ आता है उससे भी मुक्ति मिले और किसान भी क्वालिटी की बिजली आसानी से अपने स्तर पर प्राप्त कर सके सोलर के द्वारा। 3 व 5 HP के जो अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी हैं को एक क्षमता अधिक यथा 5 या 7.5 HP सोलर पंप प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संशोधन आज के कैबिनेट के इस एजेंडे में लाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इस प्रकार से जो बच्चे हैं लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1,022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था। इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 7वां वेतनमान का वार्षिक लाभ 1/1/2016 से प्रदान किया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 93 लाख रुपए इसमें एरियर की राशि का वित्तीय भार आएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 6/10/2023 से लागू प्रशासकीय विभाग सामाजिक न्याय विभाग का है। इसके लिए 25-26 के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर से धन जुटा है। प्रदत्त सेवा के परिणाम का मूल्यांकन एक निष्पक्ष बाह्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज उक्त संपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के कम करने वाले नोट फॉर प्रॉफिट संस्थानों को रिस्क फंडर्स धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इसका भी अनुमोदन किया गया है। नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा हेतु नवीन पदों का सृजन। विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जो आवश्यक नवीन पद हैं उसकी भी स्वीकृत की गई है 9 नवीन पदों की और इसमें 59.42 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, सुजालपुर में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाए जाएंगे और बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक व्यय आएगा 25,57,00,000 रुपए और 806 जो मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। ये बड़ा मैन पावर मंजूर हुआ है जिससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में आयुष हॉस्पिटल ओपन किए जा रहे हैं? हाँ, 12 जिलों में। इसके पहले 21 जिलों में हमारे आयुष चिकित्सालय चल रहे हैं। 12 और जिलों में इस प्रकार की 50 बिस्तर और 30 बिस्तर का बड़वानी में ये नए मंजूरियां हुई हैं। 33 हो जाएंगे। 33 हो जाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नवीन पदों की भर्ती पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत जो रोक थी नवीन पदों की भर्ती की, वो आज विड्रॉ हो गई। ये सारे एजेंडे रहे आज कैबिनेट की बैठक में, जिस पर चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदले हैं। मौजूदा राजनीति पर भले वो असर ना डरा, लेकिन इतना बता रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक के दायरे की कहानी है। और जब सीएम मोहन यादव अपनी सरकार के 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो तब शिवराज जनता को यह याद दिला रहे हैं कि मोहन यादव का नाम आगे बढ़ाना उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा घड़ी थी। अचानक राजनीति के किस दांव के चलते झांसी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे अंतराल के बाद अचानक से बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 20 साल के दूसरी बार बीजेपी मुख्यालय पहुंची थी और इसके पहले 24 जनवरी 2023 को अचानक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। आधा घंटे पार्टी मुख्यालय में बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल से बातचीत भी की। उमा भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी के बाद अब गौ संवर्धन को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है, यह मुख्यालय विजिट भी उसी का हिस्सा है। मैं अपने भाई और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आई हूं। मुझे कार्यालय आकर अच्छा लगा। इससे पहले भी एक बार बीच में कार्यालय आई थी। गाय के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी बात हुई थी और संगठन भी गौ संवर्धन पर अच्छा कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। मोहन सरकार अब जनजातीय कन्या हॉस्टल और आश्रमों के नामों में भी बदलाव करने जा रही है। सरकार का कहना है कि ये कदम सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और जनजातीय परंपराओं को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नए नामकरण प्रक्रिया के तहत कई कन्या हॉस्टलों और आश्रमों के नाम बदले जाएंगे, जिनकी आधिकारिक सूची जल्द जारी होने की संभावना है। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि सरकार लोगों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह फैसला अत्यंत सोच समझ कर लिया गया है और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद एक बार फिर से सरकारी बसें चलने वाली हैं। सरकार ने इस जन बस नाम दिया है और राज्य परिवहन निगम की जगह सरकार ने यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बनाई है, जो 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में 6000 से ज्यादा रूट को मंजूरी दे दी गई है। इस रूट पर 10,000 से अधिक बसें दौड़ेंगी। इस सिस्टम की शुरुआत अप्रैल 2026 से आर्थिक राजधानी इंदौर से की जाएगी। इसके बाद बता दें कि तरीके से बाकी जिलों में भी बसें चलना शुरू होंगी। अप्रैल 2027 तक सभी संभाग और जिलों में यह नई व्यवस्था लागू होगी और यह व्यवस्था न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, बल्कि इसका मुख्य फोकस ग्रामीण, दूरदराज के इलाके और आदिवासी एरिया को जिला मुख्यालय और बड़े शहरों से जोड़ना है। सरकार पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी और निजी ऑपरेशन बसों का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कंपनी की बैठक में इस योजना की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधीन 7 सरकारी कंपनियां प्रदेश की परिवहन व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी और यह वही कंपनियां हैं जो वर्तमान में विभिन्न शहरों में लोकल सिटी बसों का संचालन कर रही हैं। नई व्यवस्था में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस ऑपरेट करने का जिम्मा भी सौंपा जाएगा और बसों का रूट निर्धारण सरकार ने अपने स्तर पर किया है, लेकिन उनका संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से होगा। सरकार और प्राइवेट ऑपरेटरों के बीच एक बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे पूरी व्यवस्था सरकार की निगरानी में रहेगी।
ग्वालियर के शिवाजी अस्पताल में इलाज के दौरान 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। बता दें कि गुड़ीगुड़िया का नाका निवासी सतीश भदौरिया ने अपने 5 वर्षीय बेटे को सोमवार शाम करीब 7 बजे सर्दी जुकाम की शिकायत पर शिवाजी बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया था। जांच में बच्चे के लीवर में सूजन और फेफड़ों में पानी भरने की स्थिति सामने आई थी। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले पहाड़ों से भी ठंड बने हुए हैं। बर्फीली हवाओं की वजह से दिन भर ठिठुरन रह रही है और लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कई जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं ने पारा गिराने के साथ ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे ठिठुरते हुए निकल रहे हैं। घना कोहरा भी छाया हुआ है। सर्दी बढ़ने के साथ स्कूल की टाइमिंग भी जल्द ही बदल दी जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान सुबह के समय 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। इसमें सबसे कम तापमान राजगढ़ जिले में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिल स्टेशन पंचमढ़ी का तापमान 6.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा भोपाल में 8.2, इंदौर में 7.7, ग्वालियर में 10.5 और उज्जैन में 11 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में लापरवाही का एक मामला सामने आया। बता दें कि हॉल में कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे थे, जहां आम लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। उसी समय दूसरी ओर कार्यालय के कुछ कर्मचारी ड्यूटी घंटों में ऑनलाइन काजू बादाम की खरीदारी में मशगूल पाए गए। सूत्रों के अनुसार जब लोग अपनी परेशानियां कलेक्टर के सामने रख रहे थे, ठीक उसी दौरान संबंधित विभाग के कई कर्मचारी कार्यालय की कंप्यूटर स्क्रीन पर ई-कॉमर्स साइट खोलकर ड्राई फ्रूट्स की कीमतें देख रहे थे। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की यह हरकत सरकारी कामकाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। खबर निमित्त से है, जहां बता दें कि मासा तहसील के बैरागी 33 केवी बिजली लाइन की करंट की चपेट में आ गए और इसके साथ ही घरेलू लाइन का कार्य कर रहे थे। तभी ग्रिड ऑपरेटर की लापरवाही के कारण लाइन चालू हो गई। करंट लगते ही उनका ऊपरी शरीर गंभीर रूप से झुलस गया और वे खंभे से नीचे गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उपचार के बाद जिला अस्पताल नीमच रेफर किया गया। ग्रामीणों और परिजनों ने ऑपरेटर और विद्युत विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताया और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर उज्जैन से है, जहां जिला प्रशासनिक कार्यालय में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब बड़नगर तहसील के उमरिया गांव के किसान 100 से अधिक शिकायतों की माला पहनकर और जमीन पर लौटकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। किसान का आरोप है कि बीते 4 वर्षों से उन्होंने लगातार शिकायतें दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी भूमि के सीमांक में कई बार छेड़छाड़ की गई और कुछ लोग उन पर झूठी एफआईआर दर्ज कर जमीन बेचने का दबाव भी डाल रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थन में अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। की साथ में सर परेशान कर दिया और मेरे जमीन का नक्शा काट दिया। 22-23 में जब से आवेदन दे दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब को दे दिया, पुलिस थाना में दे दिया, एसडीओपी साहब को दे दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं। तहसीलदार साहब को दे दिया। अब आखिरी मरने के अलावा मेरा कुछ भी नहीं रहा था। सर इतने आवेदन दे चुका हूँ मैं, अब परेशान हाल हो गया हूँ। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा और बार बार रिपोर्ट डाल दिया है सर। आखिरी समय है अब सर, ये रिपोर्ट डाल के चोरी कर रही तुमने, मेरे बम्बुल काटे और झाड़ी साफ करके मैं जमीन बना रहा था और कायमे करवा दी चोरी की। सर वो उन्होंने को आवेदन भी दे दिया, टीआई साहब को भी आवेदन दे दिया और उसको तहसीलदार साहब को दे दिया, एसडीएम साहब को दे दिया, सबको दे दिया, पर कोई सुनने को तैयार नहीं।
खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया। वे छोला गणेश मंदिर अंडरब्रिज के सामने थे। तभी बता दें कि इंतजामिया जहीदों को छोड़ने वाले वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वे सड़क पर गिर गए और वाहन उनके ऊपर से निकल गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद लोगों ने वाहन को रोकने में मदद नहीं की, न ही 108 या 112 को बुलाया गया। किसी ने भी वाहन का नंबर नोट नहीं किया और न ही वीडियो बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से पुलिस को सूचना दी और थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। घायल व्यक्ति को बता दें कि परिचितों के वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाईचारे के नाम पर भीड़ ने अपराधी वाहन चालक को रोकने या मदद करने की बजाय उसे छोड़ दिया है। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम विमल कुमार राव है। नालखेड़ा गणेश नगर में मेरा निवास है। किराए के मकान में रहता हूँ। आज मैं दोपहर अपने ऑफिस के काम से निकल के आ रहा था, तो धर्म कांटे वाले रोड से जो अपन आगे आते हैं नादरा बस स्टैंड के रोड से, वहां पर आगे चलकर छोले की तरफ जो पुलिया पड़ती है गणेश मंदिर से पहले अंडरब्रिज, उस अंडरब्रिज के सामने में इस्तीमा वाले जो इस्लामी लोग हैं, मुसलमान लोग, ये लोग सारी गाड़ियों को निकलवा रहे थे। मैं भी इस गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। मुझे हाथ दिया गया कि आप गाड़ी निकालिए। मैं गाड़ी के लिए जब निकला वहां से, तो मेरे पीछे एक बड़ा वाहन आ रहा था, 4 पहिया बड़ा वाहन, लोडिंग ट्रक जैसा, आईसर था शायद, और उस वाहन ने मुझे पीछे से टक्कर मारी और वो रुका नहीं, मेरी गाड़ी गिर गई। मैं ट्रक के नीचे आ गया, वो ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया। मैंने हेलमेट पहना रखा था, तो ईश्वर की, बाबा महाकाल की ये कृपा मानी है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं जीवित हूँ, वरना मेरा कुचुम्बर बन चुका होता। तो मेरे ये 2-3 हाथों में ये पूरी सूजन चढ़ी हुई है, सबसे चोट लगी है। हमीद हॉस्पिटल भी गया हूँ। ये जगह चोट है, ये पूरा पैर है मेरा जो ट्रक के नीचे से आ गया था, और इसके अलावा कई अंदरूनी चोट भी लगी है मेरे। और ये मैं थाने में कंप्लेंट कराकर भी आया हूँ। हालांकि थाने वाले अभी शायद मौका वारदात पर पहुंचे नहीं है। और इसके खबरदार से है, जहां सकल हिंदू समाज ने त्रिमूर्ति नगर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने मांग की है कि राजा भोज की नगरी में स्थित भोजशाला में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का जन्मोत्सव निर्बाध रूप से मनाने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में कहा गया कि भोजशाला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 7 अप्रैल 2003 के आदेश के तहत हिंदू को पूजा अर्चना का अधिकार प्रदान किया है। समाज ने शासन और प्रशासन से अनुरोध किया है कि आदेश की मूल भावना का पालन कर हिंदू को सूर्योदय और सूर्यास्त तक पूजा करने की सुविधा दी जाए। आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ बाहर की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है, वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है, और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस गौशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाए। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, अगर माना कि सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति, अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है, इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से बोल गए हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो हुआ, भाई देखिए, ये उनका कहना है। समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं। आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है, तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियां पड़ती है। देखिए, कहीं न कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है।
अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।